अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्की सियासत में इस वक्त सख्त महाज़राई और तनाव के माहौल में मफाहमत की बातें हो रही हैं। महीनों से जारी सियासी बेयकीनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक मामला निमट जाता है तो दूसरा सर उठाने लगता है। परसों इमरान खान ने जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और आज दोबारा अपने वीडियो बयान में कहा है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 दिन से आगे जाते हैं तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, कारकुन रजिस्ट्रेशन करवाएं। जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 20-25 दिन हो गए हैं, जो दो गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं, हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। इमरान खान की इस नई हिकमत अमली पर नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने चैलेंज दिया है कि इमरान खान जमान पार्क से जेल भरो तहरीक का आगाज करें और खुद गिरफ्तारी दें। हम तो नजरें बिछाए बैठे हुए हैं कि आपको भी पता चले जेल क्या होती है। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। हम तो आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है। एक तरफ महाज़राई इस नहज पर पहुंची हुई है और दूसरी तरफ हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी है। ये APC पहले 7 फरवरी को होनी थी, मगर अब इसकी तारीख 9 फरवरी कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि APC में तहरीक इंसाफ भी शिरकत करे, मगर पहले तो PTI ने साफ इनकार कर दिया था कि वह हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बाज़ाब्ता दावतनामा मांग लिया है और इशारा दिया है कि बाज़ाब्ता दावतनामा मिलने पर APC में शिरकत के हवाले से सोचा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी, लेकिन अभी तक इस ज़मीन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशावरत करेंगे। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, असद कैसर ने भी कहा कि APC में शिरकत के लिए ज़बानी दावत कोई संजीदा तरीका नहीं है, अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने को तैयार है। मुझे कल हुकूमती नुमाइंदा सादी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की, जब आप इन्विटेशन देते तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है। और इस वक्त जितनी यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यह यकजहती की ज़रूरत है। हम अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी और अपनी कदूरतें भी ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपनी रवैये पर नज़रसानी करे। तहरीक इंसाफ बिलाखिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से लचक दिखा रही है, हुकूमत से बाज़ाब्ता दावतनामा मांग रही है। जबकि इसी मामले पर गुज़श्ता जुमे को इसी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि एक आध शख्स को दावतनामा देकर इमरान खान के पास भेजना चाहिए ताकि ये हुज्जत भी तमाम कर ली जाए। खान साहब को भी, जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद APC में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट को, कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है। हुकूमत ने अब जुमेरात को यह अहम APC बुला रखी है। देखना ही है कि तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा होती है या नहीं, मगर ये सियासी तनाव यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। एक तीसरा मामला है जो इन तमाम इख्तलाफात की जड़ बना हुआ है और ये मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जनरल इलेक्शंस की तारीख का। इस वक्त सूरत हाल यह है कि दोनों सूबों में निगरान सेटअप मौजूद है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को यह खदशा है कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन डिले कर रही है। आज भी इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अगर इंतखाबात 90 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे। वक्त पर इलेक्शन नहीं होता तो आर्टिकल 6 लगेगा। आज इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से भी ये सवाल हुआ कि 90 दिन के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उनकी आइनी हैसियत क्या होगी।
तो आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। अगर सर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के, तो उन इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी सर? आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में एक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सर तो 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होते हैं सर, तो कानून साजी करनी पड़ेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजन देना होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख से मुतालिक एक तनाज़ा बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के 64 हलकों में मार्च की 16 और 19 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी और MQM वाज़े कर चुकी हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, लेकिन नून लीग अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी भी या नहीं। तहम आज ये खबर ज़रूर सामने आई कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। रोज़नामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम की सदारत में नून लीग के अहदेदारों का पेशावर में अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि बाद में पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर ही हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान से। मलिक अहमद ख़ान साहब, इमरान खान साहब इक़्तिदार से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें भी उन्होंने आपको शिकस्त दी। अब वो जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, आपसे अगले इलेक्शंस की तारीखें भी मांग रहे हैं। क्या हिकमत अमली है PDM और मुस्लिम लीग नून की उनकी इस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जब ये वाज़े नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून क्या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, पार्टी सतह पर ये अब तक वाज़े नहीं हो सका है। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, दो सवाल बड़े ज़रूरी हैं कि जब भी आप किसी सियासी मसले की बात कर रहे होते हैं तो उसको सारे पहलुओं से देखा जाना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सूबाई असम्बलियों से उनको उन्होंने डिसोल्यूशन की तरफ लेकर गए, ये दुरुस्त है। और जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं तो 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए, आइन तो यही कहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ जुड़ी जो चीज़ें हैं, वफाकी हुकूमत अगर मौजूद होगी और क्या वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में 2 सूबों में इंतखाब हो सकता है, इस सवाल का जवाब तहरीक इंसाफ के लोग नहीं देते। अच्छा, वो उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से डिसोल्यूशन के लिए चले गए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या जो PDM की जमातें हैं वो नेशनल असम्बली की डिसोल्यूशन को भी प्रेफर नहीं कर रही। तो ये चीज़ तो वो डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो उसके लिए वो उनको मजबूर करें कि वो भी डिज़ोल्व करें। वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में जब तक वो वफाकी हुकूमत केयर टेकर नहीं होती तब तक 2 सूबों में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो फार्मूला अभी सामने नज़र आ रहा है, यानी पहले आप मार्च अप्रैल में 35-36 और फिर अप्रैल मई में कोई दोबारा 35-36, कोई 100 के करीब ज़िमनी इंतखाब। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ ये 2 सूबों के इंतखाबात 90 रोज़ में, यानी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये इंतखाबात, और फिर अक्टूबर के नज़दीक जाकर आप जनरल असम्बली के इलेक्शन, जिसमें कौमी असम्बली के इंतखाब, और बाकी 1 साल के अरसे पर आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं इंतखाबात की प्रैक्टिस। कैसे मुमकिन है? ये अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? यानी जो काम तकरीबन 20-22 अरब में होना है वो पहले 44 का नंबर आया, फिर बाई इलेक्शंस के इंडक्ट होने के बाद उसका उनके बाई इलेक्शंस के जो ये स्केड्यूल्स आए उसके बाद ये बात 61-62 अरब पे गई। फिर एक तखमीना आया कौमी असम्बली का ही अगर साइज सबसे बड़ा है सूबाई असम्बली तहलील होने से पहले, तो वो तो PDM हुकूमत ने ही ये फैसला किया कि मंजूर किए जाएंगे इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के अरकान के। उस वक्त नहीं अंदाज़ा था कि इतने अखराजात होंगे इलेक्शन करवाने पे कौमी असम्बली के। देखिए, ये बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम उन्हें कहते रहे आप वापस आएँ, और जब कुछ 6-8 महीने बिल्कुल उन्होंने इसको मजाक बनाए रखा तो ठीक है, फिर बिल्कुल एक्सेप्ट करने चाहिए थे, ठीक एक्सेप्ट किए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप सिस्टम का मजाक नहीं बना सकते, मुमकिन नहीं है।
आप पार्लियामेंट्री स्पिरिट को डिफीट आपके, अब चलें मैं खड़ा होता हूँ जी अपना हर हल्के से खुद खड़ा हूँगा, फिर जब देखा क्वालिफिकेशंस के इशू आ रहे हैं तो फिर कहा नहीं अब मैं खड़ा नहीं होता। या अपनी सूटेबिलिटी के साथ आप बात करें कि जी मुझे यहाँ तक सूट करता है, तो जो मेरी सूटेबिलिटी है वो डेमोक्रेसी है और जो मेरी सूटेबिलिटी नहीं है वो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं चले मलिक अहमद साहब, ये एतराज़ात तो वाज़ेह हैं काफ़ी अरसे से ही जिनका आप अब जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान ने अब जेल भरो तहरीक का अगर ऐलान किया तो फिर क्या भरेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों से जेल आपकी हुकूमत? शौक से करें। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये 2-3 लोग जो जेलों में गए हैं, चीखते चलाते रोते बाहर रहे हैं, दुआइयाँ बच्चों की तरह बिलखते हुए रोते हुए बाहर रहे हैं, जेल भरे ज़रा देखें। ठीक है, तो पहले तो इमरान खान के ऊपर तो 20 मुकदमे हैं, खुद तो जेल में जाएं, ज़रा कुछ थोड़ा ट्रायल तो फेस करें, ड्यू प्रोसेस को इजाज़त तो दें, मत छुपें कभी किसी आड़ में कभी किसी आड़ में। देखें एक आधी रात ही जेल में जाएं। ये आप क्या ये जेल भरो तहरीक देखते हैं? लेट्स सी, वी सिट एंड वेट फॉर दैट। भरें जेल तहरीक, उसके लिए भी वो खुद ही जाएं जेल, यानी कोई मुकदमा इस काबिल नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर ले कानून नाफिज करने वाले इदारे। नहीं देखें ना, बात सुनिए, देखिए हमें तो इस बात पे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किन किन मुकदमों में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई एक मुकदमा है। अगर सही गवर्नमेंट, मैंने अपनी हुकूमत से बारहा ये कहा, विद इन द पार्टी ये बात की, और मैं इस पे अपनी बड़ी कैंडिड राय रखता हूँ, इनके खिलाफ मुकदमे बड़े बनते हैं। ये आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 इन पे लगता है, आर्टिकल 6 लगता है। जिस तरह से कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन का मजाक बनाया, सबवर्ट किया, वो सब वर्जन है जिस पर आर्टिकल 6 लगता है। और जिस तरह असेंबली टूटी, कैसे एडवाइस दी इन्होंने, इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस, ये लगता है आर्टिकल 6। वो कासिम सूरी पे लगता है, वो इमरान खान पे लगता है, वो फवाद चौधरी पे लगता है, वो डॉक्टर आरिफ अलवी पे लगता है, ये सारे लोग उसमें। फिर उसके बाद इनके गवर्नर उमर सरफराज चीमा पे लगता है, फिर उसके बाद इनके स्पीकर परवेज इलाई पे लगता है। पूरा मलिक अहमद साहब, वो तो उस पे तो आप पछतावे का इजहार कर चुके हैं कि वो कार्रवाई आपकी हुकूमत को करनी चाहिए थी पर की नहीं। ये देखिए कि जब मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल की बात होती है तो उसका सारा का सारा मलबा PDM हुकूमत इमरान खान पर डाल देती है, लेकिन ये नहीं आप समझते कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल की बहुत सारी जिम्मेदारी हुकूमत की फैसला साजी ना करने की सलाहियत पर भी मबनी है? ये नहीं पता, इलेक्शन नहीं करवाने, आप ही पहले शख्स थे जिसने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि 90 दिन में ना हुए तो फिर उसके बाद क्या होगा? आप एक फैसला क्यों नहीं लेते? वाज़ेह तौर पर बताएं ताकि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए मुल्क से। नहीं देखिए, मैं तो बड़ी सीधी और आइन की बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं होते बिलफर्ज, और आपने इसमें इंट्रो में दिखाया जब आप फेडरल लॉ मिनिस्टर से ये बात कर रहे थे कि अगर एक टाइम पे एक चीज़ जिस वक्त में करने के लिए कही गई है आइन में अगर नहीं होती तो आइन ने उसका रास्ता दिया है कि अगर उसके बाद होता है तो इनवैलिडेट नहीं होगा। तो इस बात को यहाँ से शुरू करते हुए मैंने ये दलील दी थी कि देखें, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे, तो वो तो एक कैंडिडेट थी जो जिनका इंतकाल हुआ, तो फिर तो सिर्फ उनके हल्के की हद तक इलेक्शन रुकना चाहिए था ना। तो वो इंतखाबात जो आइन में दिए गए दिन थे उनसे आगे चले गए, वो तो वैलिड रहे। इसी तरह मोहम्मद खान जुनेदो साहब के जब टाइम थी तब फ्लड्स के टाइम पे इलेक्शंस आगे चले गए, तब भी वैलिड रही। अब ये जो रीजंस हम आपको बता रहे हैं उनकी मौजूदगी में ये आइन तजवीज़ नहीं करता कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो तो आर्टिकल 6 जैसे इनकी एक बात है, आर्टिकल 6 सबवर्जन पे हम सबवर्ट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इन 90 डेज़ में इलेक्शन के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि आप ये कुछ जो बातें लेट्स से चले आप तसव्वुर कर लें कि ये तो किसी तरह से आप कर लें, कोई अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिसके तहत कोई एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे एक एग्रीमेंट हमारा बन जाए और बातचीत हो जाए। अच्छा, ये 2 असेंबलियों में आप इंतखाब करवा लेते हैं, इसके नतीजे में किसी की भी हुकूमत कायम हो जाती है, भले से मेरी या मेरे अपोजिट पार्टीज़ की, वो हुकूमत कायम हो गई। अब उनकी मौजूदगी में आप क्या जनरल असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे? लेकिन इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं और उनकी जो सियासत रही है, उनका जो इक़्तिदार, उस पर मरीम नवाज साहब ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए
तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा, इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। मलिक अहमद खान साहब, आपने सुन लिया मरीम नवाज क्या कह रही हैं। एक तो इस चीज़ का उन्होंने इस बात को दोहराया कि किस तरह से उसको ब्लडर तस्लीम किया गया जनरल बाजवा की तरफ से, और फिर ये भी कि ये दाग धोना पड़ेगा, इसको सिर्फ ब्लडर तस्लीम करना काफ़ी नहीं होगा। किससे कह रही हैं मरीम नवाज ये, मलिक अहमद खान साहब? देखिए, वो शायद अपने रिजॉल्व का इजहार कर रही हैं कि हमें जो इमरान ने एक बिल्कुल एक फॉल्स, एक बिल्कुल एक्सेंचुएटेड पोजीशन उन्होंने क्रिएट की, जिसमें उन्होंने अपनी ही तशरीहात मईशत की, अपनी ही तशरीहात सियासत की, अपनी ही तशरीहात पाकिस्तान की तरक्की की उन्होंने बनाकर सिर्फ एक सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की। मरीम नवाज गालिबन ये रिजॉल्व दे रही हैं, जो मेरी समझ में जो ये बात कह रही हैं कि हमें एक पब्लिक मूवमेंट के साथ, एक अपनी बेहतर हिकमत अमली के साथ अवामी तकालीफ का मदावा करते हुए इन रियल टाइम अपनी उस डिलीवरी के साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हमेशा से तो इम्तियाज़ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ पे भी फुटप्रिंट देखें, अपनी कारकर्दगी के साथ हमें इन चीज़ों को और इस किस्म के झूठ को और इस किस्म की एक जो सियासत इमरान ने की है, इस दाग को हमें धोना पड़ेगा। तो ये उनका रिजॉल्व है जिसका वो इजहार कर रही हैं। अच्छा, मज़ीद देखिए उनकी गुफ्तगू, फिर हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। मलिक अहमद खान साहब, आपके बारे में भी लिखा गया है कि आपके भी किसी हवाले से करीबी ताल्लुकात थे या हैं कमर जावेद बाजवा से। ये मरीम नवाज का मौक़िफ़ है कि 28 नवंबर से पहले कुछ और था मुल्क में, 28 नवंबर के बाद कुछ और है, या मुस्लिम लीग नून या पूरी PDM ही यही समझती है और हकीकत भी यही है क्या? देखिए, मैं दो बातों पर तो वजाहत कर सकता हूँ। अब मेरा ज़रूर बड़ा एक न्याज़मंदी का रिश्ता है जनरल बाजवा से। वो कल की निस्बत आज ज़्यादा मजबूत है। वो रादर जब वो थे बतौर आर्मी चीफ, तो शायद हमारी एक्सेस उन तक लिमिटेड थी और हम उनसे सियासी मामलात पर बातचीत नहीं कर सकते थे, और शायद वो हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देते थे। उनके साथ एक हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हमने कभी कोई सियासी बात या कोई इस तरह की बातचीत उनसे कभी की नहीं। मैं पहले भी इस पर आपसे, आप ही के चैनल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ। हाँ, आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर उस वक़्त ये जो इमरान खान की हुकूमत को एक सपोर्ट हासिल थी, जिसमें बारहा इमरान ख़ुद भी कह चुके और एक पोजीशन एविडेंट भी थी कि इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए, जनरल बाजवा की पोजीशन थी। वो सपोर्ट जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, मैंने इस हुकूमत के लिए भी, जो PDM की हुकूमत है, इसके लिए भी देखी, मौजूद थी वो सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल मैटर्स में, चाहे वो सफारती मामलात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, चाहे वो कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड उनकी इनपुट की रिक्वायरमेंट कहीं थी, तो उसको तो मैंने ज़रूर मेरे मुशाहिदे में आई। हाँ, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप ये मेरा इसमें बिल्कुल कोई दो बातें कहने की नहीं है। नंबर 1, आप ये कहें कि कुछ अदालती फ़ैसले ऐसे हैं जिस पर मैं मुतरज़ हूँ। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पोजीशंस थी जिस पर जिस तरह से मरीम नवाज़ कह रही हैं, जिस पे इमरान को जो सपोर्ट बेस हासिल थी, उसकी मैंने आपसे वजाहत की है। तो ठीक है, अपने अपने कहने का तरीका है, कोई बात कैसे कह ले, कोई बात कैसे कह ले। मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अदालत के बाद दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ पर जहां मुख्तलिफ हल्के सख्त तनकीद करते रहे हैं, वहीं उनको सराहने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं। काफ लीग और MQM समेत परवेज़ मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में रहने वाले वो सियासतदान भी मरहूम सदर की तारीफ़ कर रहे हैं जो आज तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। आज साबिक सदर की तारीफ़ और तनकीद करने वाले मौजूद हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पीछे एक ऐसी सियासी मीरास छोड़ी है जिसे तनाज़ात से कभी अलग नहीं किया जा सकेगा। बतौर फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ उनके कई इक़दामात मतनाज़ साबित हुए, जिनका पाकिस्तान और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ख़ुद उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। कारगिल जंग से लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उलटने और फिर आइन मुअत्तल करके खुद ही सदर पाकिस्तान बन जाने तक परवेज़ मुशर्रफ ने कई ऐसे इक़दाम किए जिन्होंने कई तनाज़ात को तो जन्म दिया ही, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के बिला शिरकत गैर इक़्तिदार की राह हमवार कर दी थी। 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालते ही परवेज़ मुशर्रफ को जो एक बड़ा फैसला करना पड़ा वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत थी। 9/11 के वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। उन्होंने अमेरिका की जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला किया, जिसके फौरी नताइज तो शायद मुस्बत निकले, लेकिन आने वाले बरसों में पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और हज़ारों जानों के नुकसान का सबब इसी फैसले को करार दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ को अपने पेशरो आमिरों की तरह गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात करवाने का क्रेडिट तो दिया जाता है, लेकिन मरकज़ की सियासत में अयूब खान और ज़ियाउल हक की तरह परवेज़ मुशर्रफ पर भी किंग्स पार्टी बनाने और अपनी पसंद की पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के इल्ज़ामात लगे। 2002 से 2007 तक मुल्क में नाम नहाद जमहूरियत भी रही, मुंतखब पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म भी अपना काम करते रहे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी सदर भी रहे और मुल्क की तकदीर के सारे फैसले करते रहे। परवेज़ मुशर्रफ के मतनाज़ तरीन फैसलों में से एक 2 बार आइन मुअत्तल करके PCO जारी करना और आला अदलिया के जज साहिबान को ओहदों से हटाना था। 26 जनवरी 2000 और फिर 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने 2 मरतबा आइन मुअत्तल किया और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आला अदलिया के जजेस को PCO के तहत हल्फ उठाने पर मजबूर किया। जनवरी 2000 में परवेज़ मुशर्रफ अपने इक़्तिदार के अरूज पर थे, इसीलिए चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और उनके दीगर साथी जजेस की मज़ाहमत कामयाब नहीं हो सकी। परवेज़ मुशर्रफ ने मुखालिफ जजेस को फारिग भी किया और PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस से मनपसंद फैसले भी लिए, लेकिन 3 नवंबर 2007 को फ़ज़ा मुख्तलिफ थी। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन हो चुका था, अकबर बुगटी एक फ़ौजी ऑपरेशन में कत्ल किए जा चुके थे, बलूचिस्तान में हालात संगीन थे। इसके अलावा मुल्क में सियासी बेचैनी भी बढ़ चुकी थी। परवेज़ मुशर्रफ और उनके हामी सियासतदानों की आवाम के अंदर जड़ें कमज़ोर हो चुकी थी। परवेज़ मुशर्रफ पर वर्दी उतारने के लिए सियासी और अवामी दबाव बढ़ चुका था और इसी दौरान वकला तहरीक ने परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। 2007 में जजेस को बरतरफ करके नज़रबंद करना परवेज़ मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बाद इक़्तिदार उनके हाथ से जाता रहा। परवेज़ मुशर्रफ की भारत के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी भी उतार चढ़ाव का ही शिकार रही। एक तरफ उन्हें कारगिल जंग का मेमार कहा जाता रहा और दूसरी तरफ वो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी बहुत आगे चले गए थे। मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी परवेज़ मुशर्रफ दोहरी पॉलिसी का शिकार रहे। उन्हीं के दौर में सरकारी मीडिया के अलावा प्राइवेट मीडिया को आज़ादी दी गई और फिर उन्हीं के दौर में मीडिया पर बदतरीन पाबंदियाँ भी लगीं। आइन शिकनी, अदलिया के साथ महाजराई और मीडिया पर पाबंदियों के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत को भी परवेज़ मुशर्रफ के मतनाज़ तरीन इक़दामात में से एक कहा जा सकता है। परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में जो पाकिस्तान छोड़ा वो उस पाकिस्तान से बहुत बुरी हालत में था जिस पर उन्होंने 1999 में हुक्मरानी का आगाज़ किया था। स्वात, कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल थी। कराची में बदअमनी की बुनियाद डाली जा चुकी थी। मुल्क की मईशत की हालत ख़राब हो चुकी थी। सियासी इंतशार बहुत बढ़ चुका था। मुल्क की मफाद के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सवाल रखेंगे अपने मेहमान सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के सामने। साफ़ी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या करार पाएगी? आइन शिकनी जिसके ज़रिए से वो इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जाना, या फिर अदलिया से महाजराई उनकी सबसे बड़ी गलती थी? देखिए जुनैद, एक तो इससे पहले मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी अर्ज़ किया था कि अपने मशरिकी रिवायात की बुनियाद पे ये मुनासिब नहीं होता कि एक फ़र्द, क्योंकि अब वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अहल खाना जो कि उन चीज़ों में मुलविस नहीं थे वो एक गम की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो इस दौरान तनकीद करना उनके ज़ख्मों पे नमकपाशी के मुतरादिफ होता है। और बहरहाल उन्होंने जैसे भी किया
तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक मुसलमान की हैसियत से हम किसी भी मुसलमान के वफ़ात पे उनकी मग़फ़िरत और उनके गुनाहों की बख्शिश की दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो उम्मुल जराइम था और जो उम्मुल जराइम है और जो किसी भी फ़र्द के लिए रहेगा, वो आइन शिकरी और आइन तोड़ना और आइन को एब्रोगेट करना है। और ये एक मीसाक है जिसकी बुनियाद पे ये इस मुल्क के मुख्तलिफ़ तबक़ात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर कोई इस मीसाक को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर अगर वो पाकिस्तान को जन्नत भी बना दे तो हम उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ नहीं कर सकते। साफ़ी साहब, आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर तो बात कर ही नहीं रहे। जो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस मुल्क में इक़दामात किए उसके हवाले से बात कर रहे हैं और फिर वो पूरे मुल्क को मुतासिर करते थे, इसीलिए आपके सामने ये सवाल रखा। उनके दौरे इक़्तिदार में उनके जो इक़दामात थे, क्या उनको बयान करने की एक ही हकीकत होनी चाहिए या फिर अच्छे और बुरे में तकसीम की जा सकती है? चूँकि जिस बदतरीन हालत में वो मुल्क को छोड़ कर गए, जिस वक्त उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार था, मईशत बहुत ही बुरे हालात में थी, आधे से ज़्यादा मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल थी। उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर ये हेडलाइंस लगी कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। तो क्या एक ही मुसल्लमा हकीकत होनी चाहिए उनके इक़्तिदार से जो नुकसान पहुँचा पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को? नहीं, वो तो तारीख़ का सबक यही है और पाकिस्तान के हालात ने भी हमें बार बार ये सबक दिया है कि बदतरीन जमहूरियत के नताइज वो बेहतरीन आमिरियत से वो अच्छे होते हैं। और यकीनन परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बहुत सारे ज़ाती महासिन के हामिल थे, लेकिन चूँकि वो गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार पे काबिज़ हुए थे और चूँकि वो आइन शिकरी करके इक़्तिदार चला रहे थे, इसलिए वो उनके ज़ाती महासिन किसी काम नहीं आए और अल्टीमेट नतीजे के तौर पे उनका दौरे इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए फ़ायदे के बरक्स बेतहाशा नुकसानात का बायस बना, जिसमें कुछ की तरफ आपने भी इशारा किया। जी साफ़ी साहब, जो मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर चली और ख़ास तौर पर आपका जो सूबे से ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा में और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, उसमें परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ के जो असरात थे उसका नुकसान कितना बड़ा है? हम आज भी पूरी तरह दहशतगर्दी से छुटकारा नहीं पा सकें। देखिए, उसकी बुनियाद तो डाली थी जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने, और ये जो इंतहा पसंदी है और दहशतगर्दी है और फ़िरक़ावारियत है और स्टेट से हट के ग्रूही जिहाद के तस्वुरात हैं, ये सारी चीज़ें इस माशरे और इस मुल्क में राइज की गई ज़ियाउल हक़ के दौर में। तो वो तो अगर उसके लिए सबसे बड़ा किसी बंदे को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है तो वो जनरल ज़ियाउल हक़ और उनके साथी थे। और जो परवेज़ मुशर्रफ का फिर दौर था तो लोग उनको ज़्यादातर इसके लिए मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि 9/11 के बाद उन्होंने अमेरिका का या वर्ल्ड कम्युनिटी का साथ क्यों दिया। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर उस वक़्त कोई भी हुक्मरान होता तो जो हालात बन गए थे और उससे पहले अफ़गानिस्तान में हमारी मुदाखलत की जो पॉलिसी थी और दुनिया जिस तरह हमें मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही थी, तो वो उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। असल जो जुर्म हुआ है और जिसकी वजह से पाकिस्तान दहशतिस्तान बन गया, तो वो मेरे ख़्याल में वर्ल्ड कम्युनिटी का साथ देने की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाद दोगलेपन और मुनाफिकत और डबल गेम पे मबनी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान का ये हशर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कल अमरीकी हफ्त रोज़ा मैगज़ीन में एक इंटरव्यू शाया हुआ। ये इंटरव्यू अमरीकी सहाफ़ी आइज़ैक जॉर्टनर ने किया, जिसमें इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात, तालिबान से मुतालिक उनकी ख़यालात और ख़वातीन से मुतालिक उनके हालिया तबसरों पर सवालात किए गए और कहीं पर सख्त सवालात भी किए गए। इस इंटरव्यू में कुछ सवालात पर इमरान खान के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। इमरान खान अपनी पोजीशन का दिफा तो करते रहे, मगर अमरीकी मैगज़ीन न्यूयॉर्कर ने अपने इस इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि इमरान खान के दौर में न सिर्फ इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती रहीं, बल्कि करप्शन का तासुर भी बढ़ा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलात बगैर किसी रोक टोक के चलते रहे। सहाफ़ी आइज़ैक ने इमरान खान से सवाल किया
कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपको कितना ये महसूस हुआ कि असल सरबराही आपके पास है और कितना ये महसूस हुआ कि चार्ज तो फ़ौज के पास है। आप कहते हैं कि आपको इख्तियारात से मुतालिक बैलेंस चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा करना मुश्किल लगता है। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरी 3.5 साल हुकूमत के 3 सालों में मेरी हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर रही है। हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा था, मेरी पॉलिसीज़ को फ़ौज की हिमायत हासिल थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स का नाम है और वो आर्मी चीफ़ है जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं। तो मेरा उस वक्त के आर्मी चीफ़ से सिर्फ एक मसला था और वो कानून की बालादस्ती था। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि जब मैं 2018 में इक़्तिदार में आया तो नैब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाए। मैं चाहता था कि ये केसेस आगे बढ़ें, लेकिन नैब को सिर्फ एक शख्स कंट्रोल करते थे और वो आर्मी चीफ़ थे जो उन ताकतवर सियासतदानों के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मैंने ये दरियाफ़्त किया कि मेरा कानून की बालादस्ती का मकसद नाकाम हो गया है क्योंकि आर्मी चीफ़ करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। अब ये इमरान खान का जवाब था, लेकिन इस जवाब के आगे अमरीकी सहाफ़ी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा कि इमरान खान के दौर में हुकूमत में पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एंटी करप्शन इंडेक्स गिरता चला गया और मनी लॉन्ड्रिंग बगैर किसी रोकथाम के चलती रही। अहम बात यह है कि इमरान खान के दौर में तकरीबन पूरी अपोजिशन क़यादत को जेल में डाला गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस वक्त पेश गोइयाँ करते थे कि आने वाले दिनों में कौन गिरफ्तार होने वाला है। अदालतें कई फैसले दे चुकी थी कि इमरान खान के दौर में होने वाला एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग के मुतरादिफ है, लेकिन इमरान खान आलमी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में फिर से यही बात दोहरा रहे हैं कि नैब आर्मी चीफ़ के कंट्रोल में थी और वह एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनके एहतसाब का बयानिया नाकाम हुआ। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान के एहतसाब का बयानिया सिर्फ इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उन्होंने इस बयानिए को इंतकाम में बदल दिया था। बहरहाल अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से मज़ीद सवाल किया कि आप परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत से मुतालिक एक नाक़िद के तौर पर सामने आए, लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे तो कम से कम आपकी आधी इब्तदाई काबीना के अरकान में ऐसे लोग शामिल थे जो मुशर्रफ के साथ काम करते रहे हैं। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि अब दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है जो महफूज है और जो काम करवाता है, वो फ़ौज है। और फिर बदकिस्मती के साथ हमारे पास ये 2 चोर ख़ानदान थे जिन्होंने इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा अगर आपने पाकिस्तान में काम करवाना है तो ये सिविलियन हुकूमत और फ़ौज के मुश्तरका एक्सरसाइज से होगा। इख्तियारात सिविलियन हुकूमत के पास होने चाहिए जिनके पास मुल्क चलाने का मैंडेट होता है, लेकिन फ़ौज हमेशा इसमें बड़ा किरदार अदा करेगी। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि नाक़दीन कहते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने फ़ौज के साथ हाथ में हाथ रख कर काम किया। मीडिया की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, सहाफ़ियों पर हमले हुए, फ़ौज का इस्तेमाल करके इलाकाई सतह पर कानून नाफिज करने की कोशिशें की गई जिससे अक्सर मसाइल ने जन्म लिया। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरा 3.5 साल दौर पाकिस्तान के सहाफ़ी और मीडिया की आज़ादी के लिए सबसे लिबरल दौर तस्वुर किया जाता है। ये मिसाली दौर था। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया मगर आज़ाद इदारों ने फहरिस्त तो कुछ अलग बनाई है। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया रुकें, आप इस चीज़ का तकाबली जायज़ा लें कि गुज़श्ता 8 महीनों में जब से मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो ऐसे सहाफ़ी थे जिन्हें मारा गया। हमारे एक बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़ी को कीनिया में कत्ल किया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मारा गया। ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ। जिस पर सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान की तारीख़ में होता रहा है और आपके दौर में भी हुआ, ये पाकिस्तान के सहाफ़ी और समाजी रहनुमाओं से मुतालिक नई बात नहीं है। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया नहीं, इस किस्म की चीज़ें हमारे दौर में नहीं हुई। हमारे दौर में सिर्फ 2 सहाफ़ियों का वाक़या है जिन्हें उठा लिया गया और हमने फ़ौरी तौर पर उन्हें रिहा करवा दिया। हमने किसी को टॉर्चर नहीं किया। इमरान खान के इस जवाब के बाद सहाफ़ी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि दहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाता और मारा जाता रहा है। इमरान खान के दौर में मीडिया की आज़ादी बड़े पैमाने पर तनज़्ज़ुली का शिकार हुई और पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस की तरफ से टॉर्चर को आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात दुरुस्त भी है। इमरान खान इंटरव्यू में ये दावा तो कर रहे हैं कि उनका दौर मीडिया की आज़ादी के लिए सबसे लिबरल दौर था, लेकिन इमरान खान के दौर हुकूमत में जो इक़दाम किए गए वो मीडिया पर दबाव डालने के लिए किए गए। सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें अगवा किया गया। इस हवाले से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी करके इमरान खान को मीडिया की आज़ादी पर हमला करने वाले का लक़ब दिया था, यानी प्रेडेटर का लक़ब दिया था। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इमरान खान के साथ इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को गोलियां मारी गईं, उनके घरों पर हमले किए गए, मीडिया मालिकान को जेल में डाला गया, सियासी मुखालिफिन के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपने दौर को मिसाली करार दे रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने इंटरव्यू के इब्तिदा में कहा था कि बरतानिया जाने के बाद और ये देखने के बाद कि वहाँ कानून की बालादस्ती है, तो आपने सोचा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती क्यों ना हो।
लेकिन आपका ये तजर्बा क्या समाजी मसाइल पर लागू होता है? आपने ये कहा था कि अगर ख़वातीन कम कपड़े पहने तो इसका मर्दों पर असर होगा, अगर वो रोबोट ना हो तो। आपने ये भी कहा था कि हमारे पास नाइट क्लब्स नहीं हैं और यहाँ की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, और आप उस वक्त जिनसी ज़्यादती और रेप से मुतालिक बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जमहूरी हुकूमतों से मुतालिक आपके ख़यालात में आलमगीरियत मौजूद है, लेकिन मैं जब आपको सकाफ़त और समाजी मसाइल से मुतालिक बात करते हुए सुनता हूँ, लड़कियों की तालीम के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ और मर्दों की तरफ से ख़वातीन से बदसलूकी से मुतालिक सुनता हूँ, तो उसमें आपकी सोच में आलमगीरियत नज़र नहीं आती। आप ज़्यादातर इस हवाले से यही कहते हैं कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तें मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती हैं। आपके इस हवाले से क्या ख़यालात हैं? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मैं हैरान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मगरबी मीडिया कभी कभार मखसूस चीज़ें उठाता है। कोई कैसे रेप से मुतालिक ख़वातीन को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है? कैसे एक होशो हवास वाला शख्स इस किस्म का बेवकूफ़ाना बयान देगा? देखें, वो रेपिस्ट है जिसे कसूरवार ठहराना चाहिए, और ये बहुत सादा सी बात है। मैं उस वक्त जुर्म के चार्ट्स को देख रहा था और पुलिस ने जो मुझे रिपोर्ट किया था उसमें सेक्स क्राइम की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो हमें इसकी तह तक पहुँचना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें आइडिया दिया गया वो ये था कि हमें माशरे में मौजूद तरगीब दिलाने वाली चीज़ों को नीचे लेकर आना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया, कैसे कोई शख्स तरगीब दिलाने वाली चीज़ों को नीचे लेकर आएगा, अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि देखें, तरगीब दिलाने का ये मतलब नहीं कि ख़वातीन सड़क पर कम कपड़े पहनकर चल रही हैं। तरगीब का मतलब सोशल मीडिया है। हमारे मोबाइल फ़ोन में बच्चों के पास मालूमात तक रसाई है। 7 से 8 साल के बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, और इस वक्त जो पोर्नोग्राफिक मवाद मोबाइल में मौजूद है, तारीख़ में कभी भी बच्चे इस हद तक ऐसी चीज़ों से आश्कार नहीं हुए जितना अब हैं। जिसके बाद सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी से मुतालिक भी आपके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया था, जब उन्हें PTI के जलसे में हरासा किया गया और आपने कहा था कि उन्हें और क्या तवक्को रखनी चाहिए जब वो मर्दों के हजूम में जाने की कोशिश करेगी? जिसका इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये सयाक़ व सबाक़ से हट कर नहीं था। देखिए, हमारे माशरे में ये एक मखसूस जलसा था जिसमें सारे मर्द थे और वो मर्दों के हजूम के बीच में थी। ये सिर्फ इतना था। मेरा मतलब है कि जो भी पाकिस्तान के माशरे को जानता है, भारत के माशरे को जानता है, तो ऐसे माशरे में जब भी आप ख़ुद को ऐसी पोजीशन में डालेंगे तो आप वल्नरेबल हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मर्दों को कसूरवार ठहराना चाहिए जब वो कुछ करें, लेकिन ये दोनों तरफ काम करता है। आपको हमारे माशरे में आम तौर पर लोग ज़्यादातर ख़ुद को ऐसी पोजीशन में नहीं डालते, इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये इतनी सादा सी बात है। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस चीज़ का एक खातून सहाफ़ी पर इतलाक़ कैसे होगा जो सिर्फ़ एक स्टोरी को कवर करना चाहती हैं। मैं यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि आइज़ैक, हमारे मुल्क में बेहतरीन ख़वातीन सहाफ़ी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ख़ुद को ऐसी पोजीशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये कहने दें कि वो एक ख़ास सूरत हाल थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमने तो गरीदा को उस सूरत हाल से निकालने की कोशिश की। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने जो सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी से मुतालिक बयान दिया था, उस पर अपनी तस्दीक करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय, वो आलमी मीडिया पर भी उसका दिफा करते नज़र आए, और उस वाक़े की सारी ज़िम्मेदारी ये कहकर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी पर डाली गई कि उन्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अहम बात यह भी है कि इमरान खान के दौर में ख़वातीन सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को इस हद तक सोशल मीडिया पर हरासा किया गया कि पहली मरतबा ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन खुलकर सामने आई थी कि कैसे उन्हें अपनी राय देने पर सोशल मीडिया पर हरासा किया जा रहा है। और अब आलमी मीडिया भी इमरान खान से सवाल कर रहा है कि वो हर चीज़ में मगरिब की मिसालें तो देते हैं, लेकिन समाजी मामलात पर वो मगरिब की मिसालों से पीछे हट जाते हैं। मुल्क की मईशत की बात करेंगे, जिसके हवाले से बेहतरी के लिए नज़रें हैं IMF और पाकिस्तान के मुआहदे पर। उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है, इसी बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं। पहले खबरें आई कि तकनीकी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे, मगर फिर ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज भी जारी रहे और पॉलिसी मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और IMF का GST 17 से 18% करने का मुतालबा बरकरार है और इसका नफाज रवा माली साल के दौरान ही किया जाएगा। इसके अलावा IMF का मुतालबा है कि इनकम टैक्स छूट भी रवा माली साल के दौरान ख़त्म की जाए। ज़राए के मुताबिक FBR के हुक्म ने बताया है कि सैलाब फ़ंड और बैंकों के मुनाफे पर भी टैक्स आयद होगा। निजकारी प्रोग्राम का लाएमल पॉलिसी मुज़ाकरात में IMF को दिया जाएगा और इसके अलावा तवानाई शोबे में किसान पैकेज और बलूचिस्तान ट्यूबवेल स्कीम पर सब्सिडी जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी सब्सिडी बरकरार रहेगी।
साथ ही बरामदी शोबे को सब्सिडी फौरी तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में इत्तेफाक किया गया कि सूबे बरामदी शोबे को सब्सिडी फराहम करने में आज़ाद होंगे। PSDP और गैर तरक्याती अखराजात में कटौती की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स या पेट्रोलियम लेवी नाफिज करने पर ताहाल फैसला नहीं हो सका है, मगर हुकूमत तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में फौरी 1000 अरब रुपये तक कमी लाने पर आमादा हो गई है। IMF की तरफ से सख्त शराइत सामने आ रही हैं। खुद वज़ीर आज़म IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से खबरदार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का वफ़द ख़जाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है, एक एक धेले की सब्सिडी को देख रहा है। IMF का वफ़द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि IMF वज़ारत ख़जाना को टफ टाइम दे रहा है। IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है, यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। हमारा जो उसका इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। साथ ही बैन अल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान के ख़राब माशी हालात की निशानदेही कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। एटमी ताकत और इसे कर्ज देने वाले डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सख्त इक़दाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्ज़ों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशत गर्दी का भी सामना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब तक गिर चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये $3 अरब से भी नीचे जा सकते हैं। आज डॉलर्स की कदर में कुछ कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.28 की कमी आई है। $1 $276.58 से कम होकर $275.30 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹283 पर बरकरार है। IMF से मुज़ाकरात अभी जारी हैं और ये 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।